हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शंस के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि हम हर कुछ टाइम में हमारे कंट्री में इलेक्शंस देखते हैं। एवरी 5 ईयर्स में हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं और बहुत सारे टाइप के इलेक्शंस होते हैं। हमारे इसके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस अलग होते हैं, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस अलग होते हैं, एंड अगर नगर निगम टाइप्स जगह है तो वहाँ के इलेक्शंस अलग होते हैं। एंड मतलब इस तरह से बहुत सारे टाइप के पंचायत सरपंच गांव का एरिया है, तो उस तरह से बहुत सारे इलेक्शंस, बहुत सारे टाइप के इलेक्शंस है जो हमारे यहाँ होते रहते हैं हमारे कंट्री में। तो इलेक्शन से हम बहुत फैमिलियर, इलेक्शन वर्ड से हम बहुत फैमिलियर हैं। इलेक्शंस कैसे होते हैं हमको वो भी पता है। हमने लास्ट चैप्टर में उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुआ था 21 ईयर से लेके एज को 21 से 18 पर डिक्रीज़ किया था, हमने वो भी देखा था। तो इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। पर पहला पॉइंट ये आता है कि इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ये जो चैप्टर वो हमारा इसी पर बेस्ड है। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में मेनली हम तीन मेजर पॉइंट्स जो हमें पढ़ने हैं वो है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, सेकंड है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, एंड लास्ट पॉइंट है इलेक्टोरल रिफॉर्मर्स, ठीक, रिफॉर्म्स। ओके, then the first point is election and democracy. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होता है मीनिंग कि ना, जो रूल है वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा कि उसके मतलब नेक्स्ट जनरेशन रूल ले रही है, ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये वाला सिस्टम चलता है कि पीपल्स ही रूल करते हैं, पीपल्स के लिए ही रूल होता है, ठीक है, और पीपल्स के द्वारा ही ये रूल, मतलब पीपल्स ही इस रूल को करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी में रिलेशन देखते हैं हम लोग। क्या होता है कि ये जो डेमोक्रेसी वाला जो सिस्टम है वो आज आज का नहीं है, या हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा इंडिया फ्री हुआ तब डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई। नहीं, डेमोक्रेसी का सिस्टम बहुत 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 पुराना है। हम जब, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग ने एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो टाइप्स, ठीक है। मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी जिसके अंदर हम लोगों ने सिंधु घाटी का जो कल्चर था उसके बारे में हमने देखा था। उसके अंदर भी मतलब एक किंग होता था, हम आज के टाइम पे उसको लाइक प्रेसिडेंट से कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसके पास में उसकी एक मिनिस्टर होती है, ठीक है। वहाँ पे तो उन लोगों ने उस चीज़ को वैसा बना दिया था कि सब जो काम होते थे वो उस किंग के कारण, मतलब किंग जो कहता था वही होते थे। पर एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं, मतलब हिस्ट्री को अगर देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो सिंधु घाटी जो था सिविलाइजेशन, उसमें एक्चुअली डेमोक्रेसी हुआ करती थी। वहाँ पे हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता था, जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वैसे वहाँ पे मिनिस्टर हुआ करता था, एंड पब्लिक हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करती थी। तो इस हिसाब से डेमोक्रेसी क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन वेयर द सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जो भी डिसीजन होते हैं, डे टू डे के डिसीजन होते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट रन कर रही होती है, तो उसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब उनका डायरेक्ट रोल होता है। लाइक जैसे मैंने बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें ये सिस्टम था कि पब्लिक कलेक्ट होती थी, कोई भी डिसीजन होता था वो साथ में लिया जाता, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया वो ग्रीक का एग्जाम्पल। ग्रीक में ऐसा ही होता था, जैसे आज हम कह सकते हैं जैसे छोटे छोटे गाँव में पहले नहीं होता था, पंचायत हुआ करती थी। तो डिसीजन मेकिंग क्या होती थी कि सब जने मिलके लेते थे डिसीजन। ऐसा नहीं था कोई एक जना उठा उसने डिसीजन लिया और बात खत्म हो गई, नो। डिसीजन लिया लेने के लिए सब जने कलेक्ट होते थे, फिर उस टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता था और उसके बाद में उस चीज़ को लेके डिसीजन होता था,
ठीक है। जैसे हमारा जो ग्राम सभा का जो सिस्टम है, हमारे कंट्री में जो ग्राम सभा का सिस्टम है, उसको हम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक क्लोजेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया के, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऐसे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एंड वो इकट्ठे होके किसी प्रॉब्लम पर लंबा चौड़ा एक डिस्कशन होता है, उसके प्रॉज कॉन्स जो भी एस्पेक्ट है वो सब डिस्कस किए जाते हैं एंड उसके बाद में एक डिसीजन लिया जाता है। उसमें क्या होता है, गाँव के सभी लोग उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सबको अपना ओपिनियन रखने की फ्रीडम होती है। ठीक है, बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन अ डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। सॉरी, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एक गांव है, गांव में हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स होते होंगे, कुछ हंड्रेड्स पीपल्स हो जाएंगे, वो इकट्ठे भी हो सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये जो डेमोक्रेसी है, अगर हमें एक लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट करनी है, सॉरी, जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हमें लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट करनी है, लाइक लैक्स ऑफ करोड्स पे, तो इतने लोगों को कलेक्ट करना, फिर उनके ओपिनियन सुनना एंड उसके बाद डिसीजन लेना, ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है उसमें जो चलती है वो चलती है हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, सिटीजन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव who in turn are actively involved in governing and administrating the country। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इनडायरेक्टली रूल किया जाता है, जैसे हमारे कंट्री में होता है, द मेथड फॉलोड टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रेफर टू एज एन इलेक्शन। मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो सिटीजन्स सारे कलेक्ट होते हैं और डिसीजन लेते हैं, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वो जो सिटीजन्स होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके तरफ से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। जस्ट लाइक हमारे कंट्री में होता है, हमारे कंट्री में एवरी 5 ईयर्स में हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं। आफ्टर मतलब इलेक्शन में हम हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि पार्लियामेंट में जाके हमको रिप्रेजेंट करता है एंड डिसीजन मेकिंग में हमें वो करता है, डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए हमारा रिप्रेजेंट करता है एंड डिसीजन मेकिंग में ये देखता है कि हाँ, डिसीजन मेकिंग जो हो रही, डिसीजन जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है नहीं है। ठीक है, द सिटीजन हैज़ अ लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजन एंड इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ना, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इसके अंदर जो सिटीजन होता है ना, जो लोग होते हैं, उनका डायरेक्ट रोल नहीं होता, मतलब लिमिटेड रोल होता है। उनका रोल सिर्फ इतना सा होता है कि आपको रिप्रेजेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट सेलेक्ट किया, अब जो भी काम होगा ना आगे का वो कौन करेगा, वो काम वो रिप्रेजेंट करेगा, आगे काम सिटीजन को नहीं करता। सिटीजन आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि अब जो होगा, जैसे हमारे यहाँ कंट्री में होता है, समटाइम्स हमें उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम भी होती है कि ना, मतलब हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, हमने गवर्नमेंट बना दी, गवर्नमेंट बनने के बाद में बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमें बेनिफिट वाले नहीं लगते। हमें लगता है कि ये चीज़ बहुत गलत हो रही है हमारे कंट्री में, या ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, चीज़ इस तरह होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन हुआ है वो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स ने लिया है, सिटीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका लॉस भी होता है लोगों को। पर प्रॉब्लम ये है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो सिर्फ कुछ हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स पर ही काम कर सकती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू ही जो एक लार्ज स्केल पे जो लोग हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हुई हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है, ठीक है, हमारा जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में उनमें इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद में रिप्रेजेंटेटिव चूज हुए, रिप्रेजेंटेटिव्स आगे गए, उन्होंने हमारे बेसिस पर क्या किया, वो लिया, डिसीजन लिया। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के इलेक्शंस होंगे और उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव होंगे एंड उसके बाद में डिसीजन होगा। पर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही होते हैं, या जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है उनमें भी इलेक्शन होते हैं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि क्या जो इलेक्शंस हैं वो सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होते हैं या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी होते हैं। पर इस क्वेश्चन का आंसर ये, बहुत सारे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो भी इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। और मतलब एक तरह से वो ये प्रूव करते हैं कि मतलब डेमोक्रेटिक रूल है। डेमोक्रेटिक रूल होता नहीं है, पर वो ऐसे शो करते हैं कि यहाँ पे जो रूल है वो डेमोक्रेटिक है, वो नहीं है। मतलब कहते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इस हिसाब से रूल होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ हाउ डू वी नो दैट कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है या नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। क्योंकि चलो ठीक है, हमने मान लिया इलेक्शंस होते हैं, हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने देख ली। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमें रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है, रिप्रेजेंटेटिव भी चूज़ हो गया। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। इस पॉइंट पर आने के लिए पॉइंट इज दैट कि जो इलेक्शंस होते हैं, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, उनकी कुछ मिनिमम कंडीशंस होती हैं। मिनिमम कंडीशंस क्या है? Everyone should be able to choose means that everyone should have one vote and every vote should have equal value। मतलब यहाँ पर सबको, मतलब सबको वोट करने का राइट है। जैसे हमारे यहाँ पर सिस्टम है 18+ के जो भी लोग हैं वो सब इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। 18+ के जितने भी लोग हैं वो सब वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी सोसाइटी के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, मतलब इस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। 18+ अगर कोई पर्सन है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो वोट कर सकता है, वो उसके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई उसे रोक नहीं सकता ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी सारे हैं जिनमें रिसेंटली विमेंस को वोट करने का राइट अभी मिला है। पहले नहीं था, विमेंस को वोट करने का राइट नहीं था। अगर हम पहले का हिस्ट्री में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह हमें ऐसा देखने को मिलता है कि विमेंस को वोट करने का राइट नहीं था। जो फाइनेंशियली मतलब इकोनॉमिकली अच्छी पोजीशन पर नहीं है, उन्हें वोट करने का राइट नहीं था। मतलब इस तरह से अगर इस तरह का कोई भी इलेक्शन होता है जिसमें कुछ बाउंडेशंस आ जाती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ओके, जैसे हमारे कंट्री में है, मेल हो, फीमेल हो, या थर्ड जो हमारा जो एक और सेक्स होता है वो हो, थर्ड जेंडर जो हमारा होता है वो हो, या किसी मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, कोई भी हो वो वोट कर सकता है। मैन हो, विमेन हो, वो वोट कर सकता है। इकोनॉमिकली मतलब मुकेश अंबानी क्यों ना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, मतलब हम कह सकते हैं कि वो हमारे कंट्री के एक वो हैं, बिजनेस टाइकून से बहुत रिच हैं। अब वो चाहे वो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी हो, या कोई स्ट्रीट पे बैठा हुआ भिखारी हो, ठीक है, इन सब को वोट का राइट है, पहली बात। एंड इन सब के वोट का वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं होगा कि ये तो मुकेश अंबानी का वोट है, इसको तो 1000 में काउंट करना चाहिए, और ये तो एक बैगर का वोट है और इसको हमें कम में मेजर करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। डिफरेंस नहीं आएगा कि ये इकोनॉमिकली ये साउंड है तो इसका बहुत अच्छा होगा, ये इकोनॉमिकली वीकर है तो इसका वोट इतने वैल्यू का होगा, या ये इस कम्युनिटी से, या ये मेजोरिटी से, ये माइनॉरिटी से। मतलब इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters। मतलब पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री होते हैं उस इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड कुछ चॉइसेस वोटर्स को देने के लिए। बहुत मिनिमम मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कंडीशंस नहीं है, पर अगर कोई भी पर्सन इलेक्शन कमीशंस की उन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो इलेक्शन में एज अ मतलब एज अ कंटेंडर पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत ज़्यादा रूल ऐसा नहीं है कि मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक मिनिमम एज का कुछ रहता है, एक सिक्योरिटी मनी पे करनी पड़ती है एंड उसके बाद वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, पार्टीज़ वाइज कुछ चीज़ें चलती है, क्योंकि अगर कोई पार्टी से है तो वो पार्टी की तरफ से परमिशन मिलनी चाहिए, तब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करता है। और अगर पार्टी की तरफ से नहीं है, वो
सिंगल मतलब विदाउट पार्टी, जिसे हम कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार जिसे हम कहेंगे, अगर वो उस वे में उस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो बिल्कुल फ्री है। उसे बस कुछ जो इलेक्शन कमीशन के फिक्स्ड नॉर्म्स है उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा, या उन कंडीशंस को अगर वो फुलफ़िल करता है तो वो इलेक्शन में एज अ कंटेंडर पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड इससे क्या होता है कि वोटर्स को एक चॉइस मिलती है कि हाँ इसको 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 किसको वोट करें, ठीक है। The choice should be offered at regular interval. Election must be held regularly after few years. थर्ड जो कंडीशन आती है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, वो आती है कि जो इलेक्शंस होने चाहिए वो रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है आज इलेक्शन हुए 10 साल तक इलेक्शन ही नहीं हो रहे, तो चलो ठीक है 6 महीने बाद ही करा दो, या 2 साल बाद करा दो, अगले इलेक्शन 10 साल, ऐसा नहीं होगा। ये जो इलेक्शंस होंगे वो रेगुलर इंटरवल पे होंगे, जैसे हमारे कंट्री में होते हैं 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं। मतलब 5 साल अगर गवर्नमेंट ने काम किया, और वो 5 साल ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया जाता है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, पर एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन कंडक्ट हो सकते हैं। और 5 ईयर्स के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी है, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक वो मतलब इलेक्शंस पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। इसके आगे इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है कोई जैसे आज हम मान ले नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका रूल सही चल रहा है, आज वो पावर में है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो पावर में और वो सोचे कि वाह ठीक है 5 ईयर्स के बाद क्यों इलेक्शन कराना, अपन तो 10 ईयर्स के बाद कराएंगे, अपन तो रूल में आ चुके हैं। नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन आर कंट्री, बिकॉज हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन की ये एक वो है कंडीशन है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हमेशा एक रेगुलर इंटरवल में होंगे। जरूरी नहीं 5 ईयर्स का टेन्योर हमारे कंट्री ने फिक्स किया, किसी टेन्योर किसी भी हिसाब से फिक्स होता है 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, वॉटेवर, वो कंट्री पे डिपेंड करता है, पर हाँ ये रेगुलर इंटरवल में होना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। मतलब जो भी इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। पब्लिक के पास फ्रीडम होनी चाहिए अपने चॉइस को, अपनी विश को, मतलब अपनी विश अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वोट करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आए और गन पॉइंट रखा एंड बोला कि नहीं आपको इसी को वोट करना है, ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पार्टीज़ और कंटेस्टेंट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एज अ कंटेंडर, उनके लिए भी फ्रीडम क्यों रखी है। अगर चलो ठीक है आज हम हमारे कंट्री में देख लेते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ कंट्री में 2 मेजर पार्टीज है जिनका हम अक्सर जिक्र सुनते हैं, फर्स्ट इज कांग्रेस एंड सेकंड इज बीजेपी। पर ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस एंड बीजेपी, हमारे यहाँ अदर पार्टीज भी और फिर निर्दलीय उम्मीदवार भी, निर्दलीय जो बिना किसी पार्टी के खड़े होते हैं वो लोग भी बहुत सारे जने होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के पास चॉइस होती है। अब हम कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो ये 2 पार्टीज़ हैं, एक बीजेपी है एंड एक कांग्रेस है, इन 2 में से ही आपको चूज़ करना है, आप फ्री नहीं है। अब सोच लो कि किसी के यहाँ किसी एक एरिया में बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव है, किसी एक में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव, ना तो उधर कांग्रेस वाला काम करा, मतलब ना तो कांग्रेस प्रॉपर वर्क करी ना बीजेपी वर्क करी। पर प्रॉब्लम क्या होगी कि चूज़ तो दोनों में से एक ही करना, चाहे वो काम करे या नहीं करे, चूज़ एक दोनों में से एक को करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक डेमोक्रेसी नहीं रहती है, ये बाउंडेशन हो जाती है कि आपको इनमें से ही चूज़ करना पड़ेगा। इसलिए पार्टीज़ मतलब कैंडिडेट्स को मतलब इस तरह से फ्री किया गया है कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ 2 पार्टीज़ या 3 पार्टीज़ ही रूल करें, नहीं, कोई भी फ्री है अपने मतलब वो करने के लिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वोटर्स को एक चॉइस देने के लिए। सेकंड, आप फ्री एंड फेयर मैनर में आप जाके प्रेशर नहीं डाल सकते किसी भी वोटर पर कि आप इसे ही वोट करो। आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप उन्हें अपने वर्क से इम्प्रेस कर सकते हो, आप उन्हें अपनी पॉलिसी से इम्प्रेस कर सकते हो, पर प्रेशर डाल के आप उनसे वोट नहीं करा सकते। जैसे हम देखते हैं ना अक्सर कि जैसे ही हमारे इलेक्शंस के टाइम आते हैं, हमारी जो कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पार्टीज़ होती है, वो सब बड़ी एक्टिव मोड में आ जाती है, वो लोग बहुत सारी पॉलिसीज़ अनाउंस करती हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले पार्टीज़
अपने प्रॉमिसेस अनाउंस करती है, अगर हम जीते तो हम ये करेंगे, हम जीते तो हम ऐसा करेंगे, हम जीते तो हम ऐसा करेंगे, ये वो बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं। आफ्टर इलेक्शंस वो कितने पूरे करती है वी ऑल नो दैट, पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये लोग बहुत सारे प्रोमिस करते हैं। समटाइम्स ये जो मतलब ये जो प्रोमिस मेजर होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए होते हैं पब्लिक को, कि कैसे भी करके पब्लिक उनके इन्फ्लुएंस में आए कि हाँ ठीक है ये कैंडिडेट सही है, इसने बहुत सारे प्रोमिस किए हैं और हो सकता है ये काम भी करे। ठीक है, पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट होता है 5 ईयर्स काम करो। जैसे अगर आपने 5 ईयर्स तक कुछ काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप कितना भी कोशिश कर लो पब्लिक आपको चूज़ नहीं करेगी, क्योंकि दे ऑल नो दैट कि इसने जब 5 साल में कोई काम, 5 ईयर्स में कोई काम नहीं किया, तो वो आगे जाके क्या काम करेगा। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, अगर हम छोटे छोटे विलेजेस में देखें, तो विलेजेस में जाके क्या होता है कि लोगों को ना लालच दिया जाता है। दैट एक्चुअली ये एक हमारे रूल्स के अगेंस्ट है अगर देखा जाए तो, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ हम कई लोगों को पता है कि छोटे छोटे विलेजेस में, छोटे छोटे जो प्लेसेस हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉमिस करते, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी कराते हैं, पर ये चीज़ रॉन्ग है। पर कहीं ना कहीं वो पब्लिक को क्या करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, पर वो एक प्रेशर डाल के कि किसी जगह बैठ गए वोटर्स को और बिल्कुल बोला जा रहा है कि ये कर, मतलब इसी को वोट डाल, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा वोटर्स के साथ नहीं कर सकते। जो भी इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर मैनर में होंगे। समटाइम्स होता भी है कि किसी जगह ना मतलब पार्टी काफ़ी अच्छा पैसा लगाती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और करने के लिए, पर फाइनली जाके होता क्या है, वो पार्टी वहाँ से हार जाती है। ऐसा भी होता है, क्योंकि अंदर जाने के बाद आप फ्री हैं। इलेक्शन कमीशंस के मेंबर्स बैठते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ ड्यूटी देते हैं। अंदर कोई भी पार्टी का मेंबर नहीं जा सकता, ना उन लोगों को पता चलता है कि आपने किसको वोट किया है। तो कहीं ना कहीं लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, बाहर कहीं और कमिट करते हैं, अंदर जाके किसी और को वोट भी डालते हैं, जो वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये तो ऐसे ही ये इन्फ्लुएंस करा, पर वर्क करने वाला कैंडिडेट ये है, तो हमें इसे ही वोट करना है। सॉरी, समटाइम्स कई प्लेसेस पर ऐसा भी होता है। तो ये हमारी कुछ मिनिमम कंडीशंस होती है। मिनिमम कंडीशंस क्या क्या होती है, वापस हम देख लेते हैं। सबको वोट करने की परमिशन होगी। 1 वोट मतलब एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, मतलब हर वोट की एक इक्वल वैल्यू होती है। एंड जो पार्टीज़ होती हैं, जो कंटेस्टेंट होते हैं, वो फ्री होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड वोटर्स को एक रियल चॉइस देने के लिए। ठीक है, इरेगुलर इंटरवल्स पर हमारे यहाँ इलेक्शन हेल्ड, मतलब इलेक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 2 साल में, कल 5 साल में, अगले 10 साल में, ऐसे इलेक्शंस नहीं होंगे, रेगुलर इंटरवल पर होंगे, है ना। एंड उसके बाद में क्या होएगा, इलेक्शंस जो होने चाहिए वो जो कैंडिडेट होता है वो वही होता है जिसे पब्लिक प्रेफर करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आके जीत गया, नहीं, जो पब्लिक प्रेफर जिसे करेगी वही कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट आता है कि जो इलेक्शंस होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी मिनिमम कंडीशंस थी। अब हम नेक्स्ट में जो हमें देखना है वो है इंडिया में जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।